मैंने प्रैक्टिस इतनी कर ली थी कि जब मैं बाद में मॉक्स देती थी तो मेरे हमेशा ही ऐसा होता था कि मैं टॉप 10 में ही रहती थी प्रैक्टिस मॉक्स पे। जब मैं देती थी तो 99% से जाती ही थी। मेरे एग्जाम की तैयारी करो तो ये सोच के करो कि इसको करने में बहुत मजा आएगा। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हम बहुत मजे से सॉल्व करेंगे। So hi everyone, welcome to Practice Mock again. जैसे मैंने बोला था एक और सक्सेस स्टोरी के साथ मैं आऊँगा और today we have Ishika Saini with us. So she has recently cleared her IBPSPO exam and उनके चेहरे से पता लग रहा है कि वो उनकी खुशी दिख रही है सबको। तो हाय इशिका, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। और तो यार थोड़ा बताओ अपने बारे में, क्या बैकग्राउंड है आपका, कैसे बैंकिंग एग्जाम्स की तरफ आपने प्रिपेयर करना शुरू किया? बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया। मेरा बैंकिंग के लिए पहले से ही जब मैं टेंथ में थी तब से मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे बैंकिंग ही करनी है आफ्टर ग्रेजुएशन। ऐसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। विद इन लाइक 2 months मैंने स्टार्ट कर दिया एंड साइड बाय साइड मेरा मास्टर्स भी चल रहा था विच विल गेट कम्प्लीटेड बाय दिस ईयर। तो एंड मैंने पहले सारा स्क्रॉल किया, यूट्यूब वगैरह चेक किया, मॉक्स देखे एंड सब कुछ। जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेटर है। तो धीरे धीरे करके अलग अलग चीज़ें पता चलती गई एंड प्रिपरेशन उस तरीके से स्टार्ट हो गई एंड इवेंचुअली सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल। तो यार ये थोड़ी नई चीज़ है कि आपको 10th में कैसे रियलाइज हो गया कि आपको बैंकिंग में जाना है? मतलब आप क्या बैंक गए थे पापा के साथ, मम्मी के साथ, वहाँ पे आपको लगा कि बैंक का एनवायरनमेंट अच्छा है? एक्चुअली मेरे घर के पास एक दीदी रहती है तो उनका सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे। तो अच्छा। उस टाइम पे नॉलेज थी नहीं कि बैंकिंग एसएससी वगैरह इतना कुछ पता नहीं था। तो पर जब उन्हें देखा तो फिर लगा कि हाँ मतलब ये अच्छी है जॉब। और बैंक मेरा बेसिकली ये है कि मेरे से थोड़ा फील्ड वर्क या फिर वैसे वर्क नहीं हो सकता। अच्छा। मुझे थोड़ा वैसा काम पसंद है कि बैठ के अपना मतलब मेंटली कुछ वर्क करो। तो इसलिए भी ये भी रीजन था कि मैंने बैंकिंग चूज किया। हाँ यार, ये तो बड़ी यूनिक, मतलब ऐसा होता है लोगों का, मतलब लोगों को चाहिए, मतलब आपकी प्रायोरिटीज बड़ी स्ट्रेट है कि मुझे जिस टाइप की जॉब चाहिए थी वैसी आपको मिल गई है, तो कंग्रेचुलेशन। तो अभी जब सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था जिस दिन आपको मतलब रिजल्ट आया, क्योंकि रिसेंटली आया अभी, तो पहले क्या था? आप अकेले थे उस टाइम या और भी लोग साथ में थे? कैसे था उस टाइम? मैं उस टाइम जब एसबीआई पीओ का रिजल्ट आने वाला था तो ये था कि 1 मार्च तक हमें लग रहा था कि आ जाएगा। देन रोज चेक करते रहते थे कि कब आएगा कब आएगा। तो जैसे ही कोई भी टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आता था लगता था रिजल्ट आ गया। तो मैं उस टाइम जस्ट वॉक करके नीचे ही आ रही थी कि मैंने देखा कि रिजल्ट आ गया। जल्दी से अपने रूम में गई, रिजल्ट देखा और जब ना रोल नंबर देखा उस पीडीएफ में तो लिटरली बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। कभी सोचा नहीं था कि क्लियर हो जाएगा मुझसे। और फिर घर में मम्मी लोग थे फिर सब बहुत खुश हो गए थे। तो मोमेंट बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मतलब ऐसा क्यों लग रहा था कि नहीं होगा? कि इंटरव्यू को लेके थोड़ा सा डर था, इंटरव्यू का स्कोर क्या रहेगा, या मेंस में एक्चुअली मेंस का ये था, पेपर तो अच्छा हुआ था मेंस का, बट ये था कि इंग्लिश में कुछ नेगेटिव ना हो गया हो। अगर ज्यादा क्वेश्चंस कुछ नेगेटिव चले गए तो मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव की वजह से अच्छा स्कोर हो गया, थोड़ा इम्प्रूव हो गया स्कोर, तो इसलिए फिर सिलेक्शन हो गया। पर उसी का डर था। बाकी जीए जीए तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं हुई थी मेरी, तो उस वजह से भी थोड़ा डाउट था। अच्छा। तो चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। तो आपने शुरुआत में आपके मतलब फर्स्ट करने प्रीलिम्स निकलने शुरू हो गए थे या फिर कुछ में फेलियर रहा, ऐसा था कुछ? स्टार्टिंग में जब मैंने अक्टूबर 2020 से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी एंड देन दिसंबर में आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम था, आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ। तो उतनी प्रिपरेशन अच्छी हो नहीं पाई थी, उस वजह से मेरे प्री भी क्लियर नहीं हो पाए थे। लाइक 3 to 4 मार्क्स के मार्जिन से वो रह गए थे सारे। देन फेब्रुअरी में मैंने बिल्कुल ही स्टार्ट कर दिया, गेयर अप हो गई और फिर अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करी। देन सारे बैक टू बैक, सबसे पहला एग्जाम एसबीआई क्लर्क का था उस साल लास्ट ईयर। तो फिर बैक टू बैक सारे प्री क्लियर हुए, मेंस भी क्लियर होते चले गए। आरआरबी पीओ का भी मेंस हो गया था बट उसका इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स कम थे तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाकी सारे ओवरऑल अच्छे हो गए एग्जाम, पर स्टार्टिंग में मेरे को भी फेलियर देखना पड़ा कि हाँ प्री क्लियर नहीं हुए।
बिल्कुल। तो उस टाइम जब अच्छा आपने बोल ही दिया कि तैयारी ढंग से नहीं हो पा रही थी, तो फिर क्या चेंज किया आपने? मतलब जब शुरू में प्रीलिम्स में सक्सेस नहीं मिली और उसके बाद आपको ऑब्वियसली आपके सारे प्रीलिम्स निकले एक के बाद एक, तो उस टाइम पे मतलब क्या था, फोकस बहुत अच्छा हो गया था, या आप क्या चीज हुई जिसकी वजह से आप इवेंचुअली सक्सेसफुल हो पाए? जब मैंने अपने स्कोर कार्ड चेक करती थी प्री के, तो रियलाइज हुआ कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी मेरी वीकनेस क्या है। तो हाँ। जिससे मेरे मार्क्स कम मुझे लगे, उसमें मैंने ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। एंड मैंने डेली बेसिस पे मॉक्स दिए, जिसकी वजह से मेरी स्पीड बहुत इंप्रूव हुई। आफ्टर ऑल बैंकिंग में आई फील कि स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर स्पीड तुम्हारी अच्छी है तो तुम इजिली क्रैक कर सकते हो बैंकिंग एग्जाम। तो मैंने स्पीड पे ज्यादा फोकस किया। सेक्शनल मॉक्स दिए मैंने, जैसे मेरे पॉइंट्स की स्पीड स्लो थी थोड़ी, तो मैंने उसके सेक्शनल मॉक्स देने शुरू करे। फिर मेरी ऐसे इम्प्रूवमेंट होती गई। और सबसे जरूरी ये भी है कि हमें इंटरेस्ट होना चाहिए जो भी चीज हम कर रहे हैं। अगर हम उसे इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट बहुत अच्छी लर्निंग है जो भी इशिता ने कहा, कि इशिता का बाय द वे बैकग्राउंड मैथ्स का है और वो खुद सेक्शनल मार्क्स लगा रही है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वैसे हैं, तो सेक्शनल मार्क्स सबको लगाने चाहिए। उसकी इंपॉर्टेंस यही होती है कि एट अ स्ट्रेच आप एक पर्टिकुलर सेक्शन पे अपना टाइम दे पाते हो, अपनी गलतियां समझ पाते हो, एनालाइज कर पाते हो। तो सेक्शनल मार्क्स इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप चलते हैं, आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा था और सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा था? सबसे टफ तो मेरे लिए जनरल अवेयरनेस ही थी, क्योंकि मेरी जो लर्निंग एबिलिटी है, मतलब मुझसे याद नहीं हो पाती चीजें। तो अच्छा। मैं पढ़ती तो थी काफी, लेकिन याद नहीं रख पाती थी, रिटेन नहीं कर पाती थी। तो वो सबसे टफ था मेरे लिए। हम्म, सेकेंडली सबसे इजी जो मुझे लगा वो इंग्लिश था, हम्म, क्योंकि इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है, हम्म, मतलब आईसीएसई बोर्ड से, तो इंग्लिश में इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा रहा है। तो अच्छा। इसलिए उसको जब भी करती थी तो मजा आता था। हमेशा उसमें अच्छा स्कोर किया है। हम्म, तो सबसे इजी इंग्लिश ही था मेरे लिए। तो बचपन में एसएसटी तो बिल्कुल पसंद नहीं आपको होगी, आपको सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट्स और ये सब। ये बिल्कुल याद करने वाले सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी पसंद स्टार्टिंग से। हाँ। इसलिए मैथ ली ग्रेजुएशन में। हम्म, सही है। तो फिर जब मतलब जीए में अगर दिक्कत आती थी, और आपने बोला भी कि पेपर जीए का लग रहा था कि सही नहीं है आईबीपीएस पीओ का, तो आपका स्कोर बाकी सब में ज्यादा था जिसकी वजह से चीजें बैलेंस आउट हो गई? जी सर। अम, अगर ऐसा है कि एक सब्जेक्ट वीक हो तो, लेकिन बाकी सब स्ट्रांग हो, तो हो जाता है। हम्म, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे दो सब्जेक्ट वीक है, सब इम्पॉसिबल सा हो जाता है सिलेक्शन। हम्म। पर बाकी सब्जेक्ट्स ठीक थे, तो इसलिए हो गया कवर अप। तो जो आपका इंटरव्यू हुआ था, तो बाई चांस उसमें तो कोई जीए के क्वेश्चंस नहीं पूछे ना? नहीं तो वहां गड़बड़ हो जाती है। लकीली मुझसे पूछे नहीं। हाँ। बायोडेटा फॉर्म से पूछे या फिर थोड़ा हॉबी से रिलेटेड, ये सब चीजें ज्यादा करंट अफेयर्स में नहीं गए वो लोग, तो उसमें मैं लकी रही। हम्म। तो वैसे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा था आपका? मतलब उस टाइम देने के बाद क्या फीलिंग आ रही थी कि यार ये सही है, या फिर डाउट में अभी भी ऐसा था? सर, आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू तो काफी अच्छा हुआ था, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर क्वेश्चंस वैसे ही पूछे हमसे रिलेटेड, हमारे बारे में या हमारे सिटी से रिलेटेड। तो वो सब तो इजीली मैंने बता दिया, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बताया। स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वसनेस थी, बट फिर धीरे धीरे करके उन्होंने बिल्कुल ही इन्वायरमेंट को काम डाउन कर दिया, और मैंने सारे आंसर्स कॉन्फिडेंटली दिए। तो फिर उसकी वजह से मार्क्स काफी अच्छे आ गए इंटरव्यू में। चलो बढ़िया। तो अब नेक्स्ट मुझे आप ये बताओ कि आपने जब सीरियसली प्रिपरेशन शुरू करी और जब थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखने लग गया, तो मेंस में इश्यूज आते थे मेंस की प्रिपरेशन में स्पेशली? मेन मेंस में जब मैं सेक्शनल देती थी, जैसे मैंने रीजनिंग का दिया सेक्शनल मेंस का, तो उसमें तो मेरा अच्छा स्कोर हो जाता था। लेकिन जब मैं ओवरऑल देती थी मेंस का फुल लेंथ मॉक, उसमें मेरे स्टार्टिंग में थोड़े कम आते थे मार्क्स। बट फिर मैंने देती रही तो इम्प्रूवमेंट काफी हद तक हो गया था। तो मतलब ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस तो बहुत करी, बट प्रैक्टिस के साथ साथ आपको टाइम टू टाइम कुछ चीजें रियलाइज हुई होंगी कि नहीं, अगर मैं रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट कर रही हूँ तो रीजनिंग में पहले मुझे ये करना है, बाद में ये करना है, क्वांट में पहले ये करना है, बाद में ये करना है। ऐसे कुछ चीजें आपको सीखने को मिली? मतलब फिर आप मतलब अल्टीमेटली आपकी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी
कैसे बनती थी? यस, रीजनिंग में मेरा ये फोकस रहता था मेंस के लिए कि पहले हम मिसलेनियस पार्ट सारा बना लें, उसके बाद हम पजल के ऊपर जाएं। इससे ये होता है थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्योंकि अगर पजल में स्टक हो गए किसी में तो फिर सारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि अभी तो इतने सारे बच्चे हैं, एक भी नहीं कर पाए। तो मेरा टारगेट पहले ये रहता था। बाकी मैंने लॉजिकल रीजनिंग कभी अटेम्प्ट ही नहीं करी रीजनिंग में, क्योंकि वो मेरे 90% टाइम रॉन्ग होते थे, तो मैंने उसको देखा ही नहीं जब मैंने पेपर दिया तो। हाँ, तो ये अच्छी चीज है, मतलब ये सीखने वाली चीज है, क्योंकि सिलेबस तो किसी का भी कभी भी पूरा कवर नहीं हो पाता। और जब स्पेशली आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे हो, तो ये सीखने वाली चीज है कि ठीक है आपको नहीं आता तो अवॉइड करो, बाकी सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ऐसी भी रेस नहीं लगी है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ कि कोई किसी भी सेक्शन में हो सकता है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कौन से ऐसे आपके फेवरेट क्वेश्चन का टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसको देख के ही मजा आता था कि यार ये पेपर में आ जाए तो लॉटरी है अपनी, और जिसको देख के बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि यार ये बिल्कुल ही दिमाग खराब सा हो जाता था कि यार ये क्या देती है? जैसे क्वांट्स में मेरा फेवरेट पोर्शन था डीआई, तो मैं डीआई पे ज्यादा फोकस करती थी, तो उसमें उसे करने में मजा आता था। बाकी रीजनिंग में पजल्स तो हर एग्जाम में आते हैं, रीजनिंग का कोई भी दे दो तो उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, पर मुझे वो वाले क्वेश्चन अच्छे लगते थे जो Q1 Q2 वाले होते हैं, उसमें काफी रहता था मेरा। बाकी इंग्लिश तो ओवरऑल ही सही लगती थी, ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बोल सकती मैं। अच्छा, चलो। तो अच्छा, जैसे जो आपकी ओवरऑल जर्नी थी, तो स्टार्टिंग में आपने भी फेलियर देखा, फिर इवेंचुअली आपको सक्सेस मिली गई, तो बीच में मैं बेसिकली जो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका ग्राफ कैसा था, मतलब इमोशनली आपका ग्राफ कैसा था, कि आपने अपने इमोशंस को ऐसा था कि नहीं, माइंडसेट पहले से ही क्लियर था कि दिमाग में बड़ा क्लियर था कि नहीं इसमें टाइम लगेगा, चीज़ें होने में टाइम लगेगा, एक्यूरेसी आने में टाइम लगेगा, या फिर फ्रस्ट्रेशन होती थी कि अंदर अंदर से लगता था कि यार क्यों नहीं हो रहा? स्टार्टिंग में मैंने प्रैक्टिस इतनी कर ली थी कि जब मैं बाद में मॉक्स देती थी तो मेरे हमेशा ही ऐसा होता था कि मैं टॉप 10 में ही रहती थी प्रैक्टिस मॉक्स पे। जब मैं देती थी तो 99% मुझे जाती ही नहीं थी मेरी, प्रैक्टिस मॉक के तो टॉप मेरा 10 में रहना तो कॉन्फिडेंस, वैसे ही बड़ी बात है, क्योंकि लोगों के नंबर थोड़े कम ही आते हैं शुरू में। तो उससे कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि फिर ऐसा फ्रस्ट्रेशन वाला मोड मेरे अंदर तो नहीं आया कभी भी। आपसे बात बाकी बस करके यही है लग कि रहा है, सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ आपसे बात करके लग भी रहा है कि आप थोड़ा चिल मोड में रहने वाले और ज्यादा टेंशन लेने वाली पर्सनैलिटी है। मैंने कब पहले तो ये है कि हम जब भी कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उससे इतना वो मत करो कि हाइपर मत हो उसको लेके कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बस ये है कि आप 100% दो, प्रैक्टिस करते रहो, और जब भी पेपर दो तो बिल्कुल नर्वस फील मत करो। मेरा ये होता था कि जब मैं पेपर देने जाती थी तो ये फील करती थी कि मैं कोई मॉक सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि जब मॉक सॉल्व करती हूँ मैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती माइंड में कि कितने मार्क्स आएंगे, हम टाइम पे कर पाएंगे या नहीं। तो मैं हमेशा पेपर यही सोच के सॉल्व करती थी, उससे आउटकम्स भी काफी अच्छे रहे। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात की आपने, मतलब वो लोग सुन रहे होंगे उनको थोड़ा सा धक्का लग रहा होगा, यार ये कैसी एस्पायरेंट है, मतलब जो मेन पेपर दे के आई है उसको इसमें लग रहा है कि मॉक दे रही है, पर अच्छी बात है। नहीं, तो बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ मैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं, है। वो लग रहा है मुझे, आपकी बात तो सही पता लग रहा है, मतलब जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ऑनेस्ट ही लग रहा है वो बिल्कुल। तो आ, तो ये, अच्छा मुझे आप अल्टीमेटली बताओ, देखो हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है, जैसे आपकी पर्सनालिटी है थोड़ी चिल रहने वाली और ज्यादा लोड नहीं लेना, तो आपका मंत्रा क्या है, मतलब अगर, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो बहुत लोड लेते होंगे, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जैसे पर्सनली मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मेरे को स्ट्रेस हो जाता है, तो आप उन लोगों को क्या बोलोगे कि भाई तुम्हें क्या, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस से बचा के रखना है? जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये सोच के करो कि इसको करने में बहुत मजा आएगा। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हम बहुत मजे से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ही ये नहीं सोचना है कि जबरदस्ती करना पड़ रहा है हमें,
ये सोच के करेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते उस चीज में। तो इसलिए अपना पूरा 100% दो और उसे बिल्कुल ही मजे के साथ करो, तो आई थिंक आउटकम हमेशा अच्छा ही निकलेगा उससे। तो हाँ, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, जैसे इशिका ने बोला कि आपका जो भी मोटिव है, जो भी गोल है, आप क्यों करना चाहते हो, आपको पता है। मतलब आपने शुरू किस लिए किया था, आप हर बार उस चीज को अपने दिमाग में लाओ कि मुझे, क्योंकि हर किसी का रीजन अलग होता है। किसी को प्रूव करके दिखाना है, किसी को कुछ, किसी को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करनी है, किसी को फैमिली के लिए करना है, किसी को खुद के लिए करना है। तो जो भी रीजन है उसके साथ, और एक जर्नी है, मतलब जर्नी को ज्यादा एंजॉय करो। जैसे इशिका आज अपनी स्टोरी हमें बता रही है और इतने मजे से बता रही है, तो ऐसे ही आपके साथ भी होना चाहिए। मतलब कल को जब आप अपनी स्टोरी शेयर करोगे तो वैसे ही बहुत ज्यादा दुख भरी नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं तो ऐसा हो गया था, मेरे साथ ये हो गया था। चीजें ठीक ही रहेंगी। तो जाते जाते कोई एक स्पेशल एडवाइस जो आप देना चाहो, मतलब प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी और नजरिए से, किसी भी एस्पायरेंट को, वो आप क्या दोगे? यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो उसको ये सोच के टारगेट करो कि ये एग्जाम बहुत ही इजी है, हम इजीली क्रैक कर सकते हैं, और खुद को फुली डिवोट कर दो उसके लिए, तो आउटकम विल ऑलवेज बी इन योर साइड। दैट्स ऑल। तो बहुत अच्छे से आई थिंक इशिका ने अपना मंत्रा बता दिया है। तो आई होप आप लोग इसे फॉलो करोगे। फॉलो एटलीस्ट ट्राई करके तो देखो आपके लिए कैसा काम कर रहा है, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है ये। मतलब इसमें पॉजिटिविटी ही आपको दिखेगी। तो थैंक यू सो मच इशिका फॉर जॉइनिंग अस थैंक यू। विद अस टुडे। बहुत ही मेरे को तो इंटरव्यू में, क्या मैं सही बात बताऊं, मुझे नींद सी आ रही थी, मैंने कॉफी पी थी। पर आप जबकि जैसी पर्सनालिटी है, मेरे को मेरी नींद उड़ गई। तो आप बैंकिंग जॉब के लिए बनो, मतलब बैंक में ना ऐसे ही लोग चाहिए थोड़े। तो मुझे समझ में आ गया इंटरव्यू वालों ने आपको क्यों एकदम झटके में सेलेक्ट कर लिया। तो बिल्कुल फिट हो आप उसके लिए। तो ठीक है। अब बहुत है और ऐसे इंटरव्यूज आने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिक स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कमेंट सेक्शन में बताना कि इशिका का इंटरव्यू कैसा लगा। और टिल देन आई एम अगेन साइनिंग ऑफ, बट जल्दी ही वापस मिलेंगे विद मोर सच इंटरव्यूज। सो या, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, मेंटेन योर कंसिस्टेंसी और लगे रहो, बस लगे रहो।